नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ बीजेपी के ऊपर 2023 का चुनाव जीतने का भारी दबाव है। पार्टी आलाकमान ने राज्य संगठन को निर्देश दिया है कि वो जीत का रोड मैप तैयार करे। पार्टी जातीय और धार्मिक समीकरण के साथ साथ संगठन को चुस्त दुरुस्त करने में भी अब जुट गई है। आने वाले समय में माना जा सकता है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी में कुछ बड़ा फेरबदल देखने को मिले। विष्णुदेव साय को पिछले साल जून में ही अध्यक्ष बनाया गया है। सीजन पॉलिटिशियन है, 20 साल करीब लोकसभा सांसद रहे, 2 बार विधायक रहे हैं, 1 बार बीजेपी अध्यक्ष रह भी चुके हैं। दूसरी बार उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। डॉक्टर रमन सिंह के क्लोज हैं, संघ से भी काफ़ी नज़दीकियाँ हैं उनकी। लेकिन जिस तरह से ओबीसी वोट बैंक पर अब बीजेपी की नज़र है और उसको साधने की कोशिश हो रही है हर राज्य में, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये विचार भी चल रहा है कि क्या चुनाव से पहले किसी ओबीसी कैंडिडेट को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जाए, यानी कि छत्तीसगढ़ बीजेपी का। इस पर भी मंथन चल रहा है। लेकिन ये कहा जा सकता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में हार के बाद भी बीजेपी ने किसी तरह सरकार बना ली, लेकिन छत्तीसगढ़ की हार उसे हमेशा चुभती रही और यहाँ पर वो कामयाब नहीं हो पाई। कटप्पा ने बाहुबली को धोखा क्यों दिया, ये कहकर डॉक्टर रमन सिंह भले ही भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच 2.5 साल वाली लड़ाई जो चल रही है उसका लुत्फ लें, लेकिन सच्चाई यही है कि तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी छत्तीसगढ़ कांग्रेस में दरार पैदा करने में कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन ऐसा ज़रूर लगता है कि आने वाले चुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस में सेंधमारी करने में जुट गई है। छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने बीजेपी में 6000 कांग्रेसियों के शामिल होने की बात कही है, दावा किया है। भूपेश बघेल कैबिनेट में मंत्री शिव डहरिया ने आरोप लगाया था कि कांग्रेसियों को डरा धमका कर प्रवेश कराया जा रहा है। उसके जवाब में ही डी पुरंदेश्वरी ने ये बात कही है। 2 पूर्व विधायक आर के राय और बाल मुकुंद देवांगन भी बीजेपी में शामिल हो गए, जो पहले कांग्रेस में थे। 2018 के चुनाव से पहले ही इन दोनों ने कांग्रेस ज्वाइन की थी। दोस्तों, आपको याद होगा सितंबर महीने में ही कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता वेदराम मनहरे समेत उनके समर्थक 10 कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया था। मनहरे तिल्दा जनपद पंचायत के 2 बार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रह चुके हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में वेदराम मनहरे रायपुर की आरंग सीट से कांग्रेस टिकट के दावेदार थे, लेकिन उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया। माना जा रहा है तब से ही वो कांग्रेस से नाराज चल रहे थे और आखिरकार उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। वेदराम मनहरे सतनामी समाज के संरक्षक भी हैं और ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सतनामी समाज का छत्तीसगढ़ में एक बड़ा वोट बैंक है। कुल वोटों में इस समय इस समाज की हिस्सेदारी करीब 16% है। राज्य की 14 विधानसभा सीटों पर सतनामी समाज 20 से 25% वोट शेयर रखता है, यानी कि किसी की भी किस्मत बनाना या बिगाड़ना इनके ही हाथ में है 14 विधानसभा सीटों पर। और 14 विधानसभा सीटें आप समझ सकते हैं किसी भी पार्टी की किस्मत बदल सकती है। दोस्तों, यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में सियासी पार्टियों के लिए सतनामी समाज की काफ़ी अहमियत है। वेदराम मनहरे के भाजपा में आने से अब कांग्रेस का जो ये वोट बैंक था उसके खिसकने का डर पैदा हो गया है। तो मुश्किल कांग्रेस की भी है, कांग्रेस को भी अपना वोट बैंक बचाना है और बीजेपी के लिए तो चुनौती है ही। और इसी वजह से अब बीजेपी को अपने कार्यकर्ताओं की याद आ रही है, वही कार्यकर्ता जिन्होंने 15 साल बीजेपी को राज करने में अहम भूमिका निभाई थी। अब उनकी याद एक बार फिर उसे आई है और उन्हें मोबिलाइज करने, उन्हें सक्रिय करने के लिए बड़े बड़े नेताओं को हिदायत दी गई है कि आप सीधे उनसे संवाद करें, उनकी शिकायतों, उनकी समस्याओं को सुने, जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको उनसे समझें। कार्यकर्ताओं से संवाद के दौरान ये भी कहा गया है कि आप उन्हें बताएं कि मोदी सरकार की उपलब्धियां क्या क्या रहीं, उनकी कौन कौन सी खास योजनाएं हैं जो वो जनता तक पहुंचाएं। इसके अलावा कार्यकर्ताओं को ये भी बताने को कहा गया है कि मोदी के नेतृत्व में पार्टी ने देश का विश्वास जीता है। आपको पता ही है कि इस समय सदस्यता अभियान जोर शोर से चल रहा है, बीजेपी में भी और कांग्रेस में भी।
तो छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए दोस्तों मुश्किल यही है कि जब वो जनता के सामने जाएगी तो उसे मोदी सरकार की उपलब्धियां ही गिनानी होगी और उसी के नाम पर ही वोट मांगना होगा। हालांकि महंगाई जैसे मुद्दों पर बीजेपी को भी जवाब देना मुश्किल होगा। दूसरी बात यह है कि बघेल सरकार की कमियों को बीजेपी कैसे उठाती है, कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं जिनको वो ज़ोर शोर से उठा सकती है। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में ये बात हुई कि मुद्दों को पहचाना जाए, उनकी तलाश की जाए और उनको उठाया जाए। और ये कहा गया कि युवाओं को लेकर स्थानीय प्रदेश स्तर पर बहुत सारे मुद्दे हैं, महिलाओं, बुजुर्ग, मजदूर, किसान और इसके अलावा बाकी वर्गों से जुड़े भी प्रदेश और स्थानीय स्तर पर बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको उठाने की ज़रूरत है। स्थानीय मुद्दों का चयन कर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की रणनीति बनाई जा रही है। छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में भी बीजेपी है। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा भी है कि प्रदेश का कबीर धाम कभी शांति का टापू था, लेकिन 3 साल में कांग्रेस सरकार ने पूरी तरह शांत कर दिया। इसमें दो राय नहीं कि बीजेपी कवर्धा कांड को शांत नहीं होने देगी। भूपेश बघेल इस मामले में थोड़ा सा बैकफुट पर हैं। डीजीपी का ट्रांसफर कर भूपेश बघेल ने कहीं ना कहीं इस बात की स्वीकारोक्ति की है कि कानून व्यवस्था की स्थिति छत्तीसगढ़ में बिगड़ी है। डॉक्टर रमन सिंह ने झीरम मामले की रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सवाल किया है। झीरम घाटी को भी बीजेपी एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। भाजपा धान, कानून व्यवस्था, मतांतरण और झीरम कांड की रिपोर्ट पर सरकार के विरोध करने की रणनीति बनाएगी, ये कार्यकारिणी में तय हुआ था। चुनाव में अभी 2 साल का वक्त है। भूपेश बघेल अगर कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं करते तो कांग्रेस की राह आसान हो सकती है। हालांकि गुटबाजी बड़ी समस्या है कांग्रेस की। हाँ, छत्तीसगढ़ में एंटी इनकम्बेंसी बड़ा फैक्टर नज़र नहीं आता, क्योंकि बीजेपी ने लगातार 3 बार चुनाव जीतकर यहाँ सरकार बनाई है। यानी जनता खुश तो सरकार बननी तय है। और भूपेश बघेल फिलहाल जनता को खुश करने में ही लगे हैं। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे तो सौगातों का पिटारा भी खुलता जाएगा। अब बीजेपी तुष्टीकरण, धर्मांतरण, कानून व्यवस्था, झीरम जैसे मुद्दों पर जनता को कितना प्रभावित कर पाएगी, ये देखना होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भाजपा के लिए कौन से मुद्दे हैं जो सत्ता में उसकी वापसी करा सकते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।